टू सीको सीए स्टूडेंट, मेरा नाम है आशीष और आज हम पढ़ेंगे SA 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो देखो क्या कह रहा है ये पूरा को पूरा ये ऐसे देखो, ये वाला जो ऐसे है ना, मैं आपको इंपॉर्टेंट सब बता दूंगा, मार्क करवा दूंगा, आपको बता भी दूंगा ये क्या कहना चाहता है। लेकिन ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ इस पूरे चैप्टर की। इस पूरे चैप्टर को ICAI ने लास्ट में लिख रखा है कि प्रोनाउंसमेंट्स में से पढ़ना है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया, हाँ ये देखो ICAI ने बोल दिया कि ये वाला चैप्टर आपको ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स में से पढ़ना है। अब आप कहोगे अब प्रोनाउंसमेंट में से कैसे पढ़ें? देखो ICAI कह रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये स्टडी मैट में से ICAI खुद कह रहा है कि भैया ये प्रोनाउंसमेंट में से पढ़ना है, स्टडी मैट में इनफ नहीं है। तो मैं स्टडी मैट में मार्क करवा देता हूँ आपको कितना इनफ है, उसके बाद प्रोनाउंसमेंट्स के क्वेश्चन भी मैं आपसे को बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, अरे ये इतना डार्क हो गया, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है ये, एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट। ओके वेट, हाँ तो ये क्या कह रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट। देखो ये कह रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर की है ना सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी एक्सटर्नल ऑडिटर की अगर वो इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ कर लेगा टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंट ऑन एंगेजमेंट। अच्छा, डायरेक्ट असिस्टेंस का क्या मतलब है? देखो क्या होता है, ये एक कंपनी है, इस कंपनी में ऑडिट कर रहा है, मैं ऑडिट करने आया हूँ, CA आशीष, ठीक है, मैं ऑडिट करने आया हूँ और इस कंपनी का मैं हूँ एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। अब कंपनी इंटरनल ऑडिट करवाएगी, किससे करवा सकती है? आउटसाइड एजेंसी से भी करवा सकती है, इसके खुद के एम्प्लॉय, मतलब खुद की इसकी ऑडिट इंटरनल ऑडिट की फंक्शनिंग टीम भी हो सकती है, खुद का कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, छोटी कंपनी है तो, ठीक है। ये बंदा CA हो भी सकता है, CA नहीं भी हो सकता, मतलब ज़रूरी नहीं है कि CA हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या होता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको लर्न कर लेना। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा ऑडिट पे, मैं बता के आऊँगा कि मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इस कंपनी के वो फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और ये मैं एक रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूँ। तो मतलब ओपिनियन एक्सप्रेस करने की जिम्मेदारी मेरी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है अगर मैं इंटरनल ऑडिट के काम को यूज़ कर लेता हूँ और या फिर उसके डायरेक्ट असिस्टेंस को ले लेता हूँ। डायरेक्ट असिस्टेंस क्या होता है, साल की स्टार्टिंग में मैं इंटरनल ऑडिटर से मिलता हूँ, उसको एक असिस्टेंस लेता हूँ, उसकी एक मदद लेता हूँ कि भैया इन कामों को ऐसे कर लियो और फिर उन कामों को मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये होती है डायरेक्ट असिस्टेंस। अदरवाइज हम बोलते हैं यूज़ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, मतलब इंटरनल ऑडिटर ने जैसा काम किया है उसकी रिपोर्ट्स को यूज़ कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखो इस ऐसे का स्कोप क्या है, इस ऐसे का स्कोप है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। आप उसके काम को यूज़ करके ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन कर रहे हो या फिर आप उसको डायरेक्ट असिस्टेंस दे रहे हो, उसको बोल रहे हो कि मैं तेरे को काम दे रहा हूँ, तो इस तरीके से मेरे को काम करके दे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये इंटरनल ऑडिट फंक्शंस रीड आउट कर लेना। डायरेक्ट असिस्टेंस जो मैंने अभी बताया वही है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बताओ इवेल्युएट वेदर द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। इसको ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आएगा। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। मान लो एक इंटरनल ऑडिटर है, ठीक है, वो वेरिफिकेशन करता है इन्वेंट्री की, वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। क्या एक्सटर्नल ऑडिटर उसके काम पे रिलाय कर सकता है? ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि रिलाय कर सकता है, रिलाय कर लेगा तो उसको रिलाय में ना देखना पड़ेगा एक्सटेंड ऑफ विच, कि इंटरनल ऑडिटर के जो खुद के फंक्शंस हैं, इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन मैंने यहाँ पर बताए, मैं एक बार बता देता हूँ। इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन होते हैं कि डिज़ाइन करना एंड इवेल्युएट, इंप्रूव करना, इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज गवर्नेंस, एंटिटी कितने अच्छे से काम कर रही है, कितने लॉफुली काम कर रही है, उसकी इफेक्टिवनेस को देखना, रिस्क मैनेजमेंट देखना, इंटरनल कंट्रोल देखना। तो ये इसके कुछ काम होते हैं। इन फंक्शंस को ये देखे क्या आएगा कि ये फंक्शन अच्छे से, मतलब वो सब कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी पॉलिसी और प्रोसीजर है उसकी ऑब्जेक्टिविटी को मतलब ऑब्जेक्टिविटी उसकी जो इंटरनल कंट्रोल की है वो सही से फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये देखेंगे हम देखेंगे कि उसकी वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। इसके अलावा हम देखेंगे कि वो डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ठीक है। और क्वालिटी कंट्रोल वो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये हम सारी चीज़ें देख के आएंगे। और ये कह रहा है कि हम उसके काम को नहीं यूज़ करेंगे अगर यही तीनों चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। तो आपको आंसर में पूरा लिखना पड़ेगा।
आईसीआई ने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि आप एक लिख के आ गए, आप ये नॉट वाला नहीं लिख के आए, नॉट में उसका ही तीनों का उल्टा हो जाएगा, जैसे कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, वो रेलिवेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा है, इसके अलावा वो उसमें लैक कर रही है सफिशिएंट कॉम्पिटेंस, वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है इस ऑडिट को करने के लिए, या इसके अलावा वो अप्लाई नहीं कर रहा है डिसिप्लिन अप्रोच को, सिस्टमेटिक अप्रोच को, और वो इंटरनल कंट्रोल को भी मतलब ढंग से डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब फॉलो नहीं करवा रहा है, तो वो ये सब नहीं कर रहा है, तो मैं उसके काम को वेरीफाई नहीं करूँगा, वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री नहीं करूँगा, ठीक है, आपको ये लिख कर आना है। इसके अलावा आपको ये भी एक कंक्लूजन लिख कर आना है, कंक्लूजन में आपको ये लिख कर आना है इसमें, ठीक है, कंक्लूजन में आपको लिख के आना है कि देखो मैं उसके काम को रिलाई कर लूँगा अगर मेरे को ये सारी चीज़ें इन ऑर्डर मिल जाती है, लेकिन अगर मेरे को फिर भी डाउट होता है, सस्पिशियस होता है, तो मैं उस फिर एक अप्रोप्रिएट एक्शन लूँगा, मतलब देखूंगा कि करना है कि नहीं करना है उसके काम को, वो, और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्सप्रेस करने की ओपिनियन को होगी वो मेरे ऊपर ही होगी, ठीक है, ये मैं लिख कर आऊँगा। अब आ जाओ इन सब पर, तो इन सब पे मैं बोलूँगा कि भैया इसको रीड करके टाइम वेस्ट मत करो। मैं प्रोनाउंसमेंट्स में लेने से पहले एक ये पॉइंट आपको पढ़ाना चाहूँगा, फोर्थ पॉइंट। देखो फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिव टू, ये नहीं, इसको ऐसे मत पढ़ो, इसको ना ऐसे पढ़ो। आपको यहाँ फोर्थ पॉइंट में मैं लिखवा देता हूँ, आप लिख लो। चलो मैं ना आपको उसी से ही दिखा देता हूँ, अपनी खुद की नोट से ही बेटर होगा। देखो आ जाओ। स्टैच देखो ये एक पॉइंट है, इसको समझ लो, ये क्या कह रहा है, स्टैट ऑडिटर, एक मिनट, हाँ, स्टैट ऑडिटर नॉट यूज द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, भाई उसके काम, उसकी वो हेल्प नहीं लेगा या उसके काम को वो नहीं यूज़ करेगा, कब, अगर सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं, बहुत सोचना पड़ रहा है, तो मैं उसके काम को नहीं लूँगा। किसी जगह पे अगर हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो मैं उसका यूज़ नहीं करूँगा उसके काम का। या फिर अगर कोई काम है जिसमें इंटरनल ऑडिटर खुद इन्वॉल्व है तो भैया उसके उससे फिर मैं असिस्टेंस क्यों लूँगा, उसकी हेल्प क्यों लूँगा, उसका वर्क पे क्यों रिलाई करूँगा, जब भाई उसी उस काम में वो खुद ही इन्वॉल्व है, अगर मैं उसके काम पे रिलाई कर दूंगा तो वो तो भैया यहाँ घपला भी कर सकता है। इसके अलावा अगर मान लो कोई ऐसे में लिखा हुआ है कि ये काम पे मेरे को डिटेल काम करना पड़ेगा तो मैं उधर उसका वो नहीं लूँगा। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नॉर्मल है, सिंपल है, तो इसमें ऐसा नहीं है। एक ये है क्वेश्चन, जैसे मान लो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एस्टिमेट बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, एसएस, और हमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का काम भी उसको दे दिया, तो क्या हम दे सकते हैं? आंसर इज़ नो। हम ये चारों पॉइंट्स लिखेंगे और बोलेंगे कि ऐसे नहीं लिख कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई देखो यहाँ पर जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा, और जजमेंट्स के काम में हम उसको डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं दे सकते, ये काम हमारा है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी अगेन ये काम, मतलब देखो ऐसे ऐसे 505 में लिखा हुआ है, तो चौथा पॉइंट का होता, अगर ऐसे इसमें लिखा हुआ है कि काम हमें करना है तो हमें करना पड़ेगा। ऐसे 505 में क्या लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल ऑडिटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन में खुद रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है, और उस पर रिक्वेस्ट भेजकर जो भी काम आएगा, जो भी मतलब रिपोर्ट आए, जो भी मतलब आंसर आएगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम किसको भेजते हैं? क्रेडिटर्स को, डेटर्स को, बैंक को, कि क्या आपका क्लोजिंग बैलेंस यही है, ठीक है। उसमें हम दो तरीके की कंफर्मेशन भेजते हैं, तो पॉजिटिव भेजते हैं, नेगेटिव भेजते हैं। पॉजिटिव भेजते हैं, पॉजिटिव का मतलब होता है कि बताइए हाँ या ना, बताइए क्या अमाउंट था, उनसे आंसर मांगते हैं। नेगेटिव ये होता है कि आप बताइए अगर यही है तो आप आंसर मत दीजिए, और है तो आप आंसर दे दीजिए। तो नेगेटिव वाला अच्छा नहीं होता, पॉजिटिव वाला ज़्यादा रिलायबल होता है। नेगेटिव वाला इतना रिलायबल नहीं होता क्योंकि उसमें क्या पता आंसर ना आए और हमें लगे कि सही है, ठीक है। तो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजते हैं, तो उसकी रिपोर्ट्स हम खुद बनाएंगे, उस पर हम खुद काम करेंगे। तो ऐसी चीज़ों में एक्सटर्नल कंफर्मेशन में हम इंटरनल ऑडिटर को ये काम नहीं दे सकते, लेकिन हम इंटरनल ऑडिटर का असेंबलिंग इन्फॉर्मेशन में मदद ले सकते हैं, उसमें असिस्टेंस ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन को असेंबल करने में। बस उसकी मतलब जो भी हमें आएगा रिजल्ट, उसका जांच पड़ताल के हम उसका हेल्प नहीं ले सकते। इसके अलावा एक और था, एडिक्वेसी डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टेस्ट परफॉर्म्ड
क्या इसमें हम उसकी, या फिर कोई भी मैटर जो ऑडिट रिपोर्ट को मतलब अफेक्ट करते हैं, क्या उसमें उसकी हेल्प ले सकते हैं? तो आंसर है बिग नो। क्यों? क्योंकि भैया टेस्ट ऑफ कंट्रोल, देखो अभी तक क्या है, अभी तक बस वो हमने वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री में उसकी हेल्प ली थी, तब ऊपर वो जो बुक में आंसर मार्क करवाया था बस वो था। इतने बड़े बड़े कामों में नहीं ले सकते। 4 पॉइंट जो मैंने पढ़ाए हैं उसको पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम किस में परफॉर्म करते हैं? हम 330 में, जब 315 में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलता है, मैंने डिटेल में बता रखा है पहले भी, ऐसे 240 में बता रखा है, 315 330। तो ऐसे 315 में हम क्या करते हैं, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम ढूंढते हैं। 330 में हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं उन रिस्क पे। तो 330 में हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाते हैं। तो भैया टेस्ट ऑफ कंट्रोल जैसी जिम्मेदारी मैं उसको दे दूँ क्या? या फिर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बने हैं कि नहीं बने, ये काम उसको दे दूँ क्या? या फिर ऑडिट रिपोर्ट में जो भी अफेक्ट कर रहे हैं मैटर, ये काम मैं उसको दे दूं? आंसर इज बिग नो, नहीं देंगे ये काम भाई, इतने बड़े बड़े काम है ये। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि कोई सब्सटैंटिव प्रोसीजर है, ठीक है, तो क्या सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर भी ऐसे 330 में आ जाए? तो ये काम भी मैं नहीं दे सकता, ये काम भी हाँ ठीक है हमारा ही है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बता दीजिए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पर स्टडी मैट में दे रखा, अनाउंसमेंट में आपको मिलेगा। तो जो भी वो है एक्सटर्नल ऑडिटर है, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट करता हुआ चलेगा? तो पहले तो वो लिखेगा कि क्या इंटरनल ऑडिटर को कोई ऑब्जेक्टिविटी पे थ्रेट तो नहीं है। उसका इंटरनल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखना है, सॉरी रिस्क पे काम करना है, इंटरनल कंट्रोल देखने हैं, पूरी की पूरी कंपनी जो है वो एक अच्छा गुड गवर्नेंस क्रिएट कर रही है कि नहीं कर रही, वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है। क्या उस पर उसका कोई थ्रेट तो नहीं है, या फिर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी क्या है इंटरनल ऑडिटर की, वो सब कुछ मैं डॉक्यूमेंट करते हुए चलूंगा। नेचर एंड एक्सटेंट, किस हद तक हम उसके काम को यूज़ कर रहे हैं, वो मैं डॉक्यूमेंट करूंगा। इसके अलावा हम रिव्यू करेंगे उसके, अनेक कौन उसके काम को रिव्यू कर रहा है हमारी टीम में से, उसका नाम लिखूंगा, किस डेट को हमने रिव्यू किया, किस एक्सटेंट तक हमने उसके काम को रिव्यू किया, वो मैं लिख कर चलूंगा। इसके अलावा रिटर्न एग्रीमेंट, तो देखो होता क्या है, कंपनी है ना, मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, कंपनी 2 तरीके के रिटर्न एग्रीमेंट उससे लेती है। चलो मैं आपको ये दिखाई देता हूँ रिटर्न एग्रीमेंट। आ जाओ आप इस पे, ये देखो कंपनी, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बता देता हूँ कि क्या एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ती हैं उसके काम को, उसको उससे काम लेने से पहले, उसको डायरेक्ट असिस्टेंस देने से पहले क्या हमें एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो पहले तो हमें एक रिटर्न एग्रीमेंट लेना पड़ता है। किससे हम रिटर्न एग्रीमेंट लेंगे? एंड एंटिटी से बोलेंगे कि भैया देखो इंटरनल ऑडिटर को बोल दो कि वो मेरे को मेरी इंस्ट्रक्शंस पे काम करे, और मैं एंटिटी को बोलूँगा कि भैया ये भी अपनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मुझे लिख कर दो कि आप इंटरवेन, मतलब आप नाक नहीं घुसाएंगे मेरे और इंटरनल ऑडिटर के, जो भी इंटरनल ऑडिटर मेरे लिए काम कर रहा है उसमें अपनी नाक नहीं घुसाएंगे। इंटरनल ऑडिटर को नहीं बोलेंगे ओए तुझे पैसे हम देते हैं, तू एक्सटर्नल ऑडिटर की बात क्यों सुन रहा है, ओए एक्सटर्नल ऑडिटर ने ऐसे बोल दिया, एक्सटर्नल ऑडिटर ने ऐसे बोल दिया तो उसके काम ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है, हम तेरे को पैसे देते हैं तो हमारी बात सुनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ये लिख के मुझे दे दोगे। इसके अलावा हम रिटर्न एग्रीमेंट किससे लेंगे? इंटरनल ऑडिटर से भी लेंगे, जिसमें हम उसको बोलेंगे कि भैया तू ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखेगा, ठीक है, और हमें सब कुछ इन्फॉर्म करेगा, और हमें इन्फॉर्म करेगा कि कोई तेरी ऑब्जेक्टिविटी पे थ्रेट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम उससे, ये दोनों रिटर्न कन्फर्मेशन हम ले लेंगे। तो हम अभी अपने आंसर पे आ जाते हैं। तो ये भी हम डॉक्यूमेंट करते हुए चलेंगे जो भी रिटर्न कन्फर्मेशन हमने लिया है। इसके अलावा कोई भी वर्किंग पेपर है जिस इंटरनल ऑडिटर का, जिसमें हमने डायरेक्ट असिस्टेंस ली है, ये भी हम उससे ले लेंगे और डॉक्यूमेंट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब आ जाओ आप इस पर, बुक पर। तो बुक में एक क्वेश्चन है, ये एक लास्ट में क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको करवा ही देता हूँ जब इतना करवा दिया है। तो क्या कह रहा है लास्ट में क्वेश्चन? देखो एक सीए केशव राज है, ये केशव राज क्या कर रहा है, एक मिनट, हाँ, केशव राज स्टैट ऑडिटर है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट पहले से ही कंपनी का है जो कि अच्छा फंक्शनिंग कर रहा है। इंटरनल ऑडिटर का हमने देखा कि भैया वो है ना अच्छी खासी इन्वेंट्री वेरिफिकेशन कर रहा है, और हर महीने कर रहा है, मतलब रेगुलरली कर रहा है, हर हफ्ते या हर महीने कर रहा है। इसके अलावा वो साल के एंड में भी कर रहा है, ठीक है। उसने साल के एंड में इन्वेंट्री अच्छे से चेक करी है, लेकिन हमें पता चला कि भैया हमने देखा कि इन्वेंट्री जो है वो बहुत लंबे लंबे टाइम से तुम्हारे पास पड़ी हुई है, तो ये तो गलत है। तो और इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट हैव नॉट बी टेकन इन दिस रिस्पेक्ट, तो मैंने कहा ये तो गलत है, इन्वेंट्री तो बहुत लंबे लंबे टाइम से पड़ी हुई है।
तो ये तो भैया गलत है। तो मैंने कहा शुड ही चूज टू रिलाई अपॉन द इन्वेंट्री वैल्यूएशन वर्क परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिटर, क्या हमें रिलाई कर लेना चाहिए उसके काम पे? तो देखो आंसर क्या आएगा, हमें पहले लिखना है कि देखो ये जो जितने भी अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर, जहाँ पर हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है, यहाँ पर बहुत जजमेंट इन्वॉल्व होती हैं, ऐसे कामों को एक्सटर्नल ऑडिटर को खुद करना चाहिए। उसको इंटरनल ऑडिटर को ऐसे काम नहीं देना चाहिए टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। इसके अलावा ऐसे 200 भी कहता है जहां पर हायर आरएमएम है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वहां पर एक्सटर्नल ऑडिटर को डायरेक्टली काम करना चाहिए। फिर हम गिवन केस पूरा समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो जजमेंट्स लग रही हैं, ठीक है, हम बताएंगे जो, एक मिनट, इट कैरी सिग्निफिकेंट, फिर हम बताएंगे इस पूरे केस में हमने देखा कि इसमें ना सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल रिस्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा जजमेंट्स लग रही हैं, ठीक है। तो हम बताएंगे कि इस काम को डायरेक्टली ही करना चाहिए एक्सटर्नल ऑडिटर को। यहाँ पर उसको कंपेयर करेगा, वो एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कॉस्ट से कंपेयर करेगा। इसके अलावा कोई प्रोविज़न है ऑब्सोलीट स्टॉक पे तो वो उसको रिकम्प्यूट करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने तो कर रखा होगा, प्रोविज़न बना रखा होगा ऑब्सोलीट स्टॉक पे, लेकिन उसको वो रिकम्प्यूट करेगा। तो ऐसा काम उसको डायरेक्टली करना चाहिए, ऐसा काम वो उस पर रिलाय नहीं कर सकता, उसकी रिपोर्ट्स पर रिलाय नहीं कर सकता। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीशन था इस ऐसे का, मैंने आपको प्रोनाउंसमेंट से भी पढ़ा दिया। देखो इस तरीके से मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, और ये तो मैंने आपको क्वेश्चन फिर भी ऊपर ऊपर से करवाए हैं। मैं अपनी क्लासेस में इन क्वेश्चंस को बहुत डिटेल्ड में समझाता हूँ कि आईसीआई कॉमन आंसर क्या मांगता है, आईसीआई अगर अपने क्वेश्चन में ये लाइन को ऐसे बदल देगा तो आपको क्या आंसर लिखना है, इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड का आंसर पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा सारे क्वेश्चन आंसर बुक में भी मार्क करवाता हूँ कि बुक में किस टॉपिक के बाद कौन सा आंसर बनता है, किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस किस ईयर में पूछे गए हैं। तो एक एक चीज़ मैं क्लास में करवाता हूँ। मेरी क्लासेस बहुत सस्ती हैं, 2000 रुपये की ऑडिट की पूरी क्लास है, जो कि आप 25 से 30 दिन में पूरी कवर कर सकते हो। अगर आप डेली 2.5 से 3 घंटे भी पढ़ रहे हो तो आप क्लासेस ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है अपना लिंक, आप उस पर जाके देख सकते हो। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपको मैं बस इतनी सलाह दूंगा कि आप मेरी ये रिवीजन वीडियो देख रहे हैं, आप देखिए, अच्छे से देखिए, और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन कीजिए, मतलब करिए ही करिए, डाउट की बात नहीं है, आप करिए ही करिए। इसको पढ़िए मेरी रिवीजन वीडियो को, और पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिए, आरटीपी, एमटीपी, इसके अलावा आईसीआई की मैगजीन्स देखिए, आईसीआई के कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी वो पूछता है वो जरूर 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 देखिए, लास्ट 2018 से अभी तक की 6 साल की, ठीक है। प्रैक्टिस करिए अच्छी तरह और आराम से करिए, आपका हो जाएगा। मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और सब कुछ है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में।